नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह स्टडी मंच पर पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था, कुछ छूटा भी था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मित्रों, मैं उसी के आगे की कुछ उनके बारे में बताना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य अच्छा शासन कर रहे थे। अचानक उनकी राजधानी पाटलिपुत्रा में अकाल पड़ गया। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दो गुरु थे, एक धार्मिक गुरु भद्रबाहु और एक इनके राजनीतिक गुरु चाणक्य अर्थात कौटिल्य अर्थात विष्णुगुप्त। जैन धर्म को ये बहुत दिल से मानते थे। जैन धर्म एक परंपरा थी संलेखना या संथारा, जिसके द्वारा यदि उपवास के द्वारा जो प्रजापालक होते हैं शरीर त्यागते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो आई मुसीबतें दूर हो जाती है। और ऐसा भद्रबाहु के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और पाटलिपुत्र से हजारों किलोमीटर दूर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पर गए और उन्होंने उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। इससे उनके राजनीतिक गुरु चाणक्य काफी नाराज थे। उन्होंने कहा था कि एक राजा का कर्तव्य ये नहीं है कि वो शरीर त्याग कर अपनी प्रजा की रक्षा करे, उन्हें मुसीबतों से सामना करना चाहिए। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई और बिंदुसार गद्दी पर बैठे। बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि बिंदुसार ने अपने पिता के जितने भी साम्राज्य थे उसे अछूते बनाए रखा। इनको बहुत सारी उपाधियां मिली है। अमित्रघात अर्थात शत्रु विनाशक की भी उपाधियां मिली है। ये आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे। इनके गुरु मक्खली गोसाल के रूप में प्रसिद्ध हुए और इनके बारे में कोई खास जानकारी इतिहास से नहीं मिलती है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक, ये जब गद्दी पर बैठे तो इन्होंने मौर्य वंश का एक अलग ही इतिहास बनाया। इनके दो पार्ट थे, एक साम्राज्यवादी और दूसरा धार्मिक। आज हिंदुस्तान में सम्राट अशोक से महान मेरे नजरों में कोई शासक नहीं हुआ होगा। उन्होंने एक तरफ अपने शक्ति का प्रदर्शन किया और दूसरी तरफ उदार भाव और धार्मिक स्वभाव से समस्त विश्व में अपना नाम किया। सम्राट अशोक गद्दी पर बैठने से पहले तक्षशिला और उज्जैन दो जगह के वो गवर्नर थे। उज्जैन में वो गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके थे और तक्षशिला में जब एक विद्रोह हुआ था तो उसे दबाने गया था और सफलतापूर्वक उस विद्रोह को दबाया भी था। सम्राट अशोक बिंदुसार की प्रिय पत्नी सुभद्रांगी के पुत्र थे। ये अपनी माता से बहुत प्रेम किया करते थे। सम्राट अशोक जब गद्दी पर बैठे तो लगातार 4 साल इन्हें संघर्ष करना पड़ा और 269 ईसा पूर्व में ये समस्त विद्रोहों को दबाकर पूर्णतः अपना ये राज्याभिषेक किए। चंद्रगुप्त के पौत्र सम्राट अशोक का अशोक नाम गुर्जरा एवं मास्की अभिलेख से मिलता है। क्योंकि अशोक के शासनकाल के बारे में अधिक जानकारियां इनके अभिलेखों से मिलती है। इनके अभिलेख 3 भागों में विभाजित थे, शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख। इनके जो शिलालेख थे उनकी संख्या 14 है जो 8 प्रमुख स्थानों से मिले हैं और इनके स्तंभलेख जो 7 थे जो 6 स्थानों से मिले हैं और इनके लघु स्तंभ भी थे। इनके अगर स्तंभलेखों की चर्चा करते हैं तो इसमें प्रमुख स्तंभलेख आता है प्रयाग स्तंभलेख। इसमें 3 वंशों के बारे में वर्णन है, मौर्य वंश, गुप्त वंश और मुगल वंश। यह भारत का एकमात्र ऐसा स्तंभलेख है जिस पर 3 वंशों का वर्णन है। इसी प्रयाग स्तंभलेख को जहांगीर ने कौशाम्बी से उठाकर इलाहाबाद के किले में मंगवाया था। इसमें इनकी रानी कौरवकी के दान का वर्णन है। इनका दूसरा जो स्तंभलेख है दिल्ली टोपारा, तीसरा दिल्ली मेरठ। इन दोनों को तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में मंगवा लिया था और बाकी 4 जो है बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं। इनमें से सबसे प्रमुख जो है रामपुरवा का अर्णा राज जो है, यहां से एक कमल रूपी नीचे का आकार और उस पर 4 शेर जो है एक पीठ सटाकर बैठे हुए हैं, इससे यहीं से है। हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही बताने लगे, अभी हम अशोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सम्राट अशोक, इनकी 2 प्रमुख पत्नियां थी, एक कौरवकी जो कलिंग की राजकुमारी थी
और दूसरी थी तीवर की माता, जो एक सुनार की लड़की थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार। आगे के वीडियो के लिए मैं जल्द ही आपके सामने आऊंगा।